हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एसएस स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में हम BEGG 174 क्रिएटिव राइटिंग को एनालाइज करेंगे। पिछली वाली वीडियो में हमने यूनिट 1 को समझा था। इस वाली वीडियो में हम यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4 को समझेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेकंड यूनिट है हमारी जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिव राइटिंग, मतलब है रचनात्मक लेखन में सामान्य क्या क्या सिद्धांत होते हैं, हम उस बारे में इस यूनिट में पढ़ेंगे। इसके ये इम्पोर्टेंट नोट्स हैं। या फर्स्ट है हमारा डायमेंशन ऑफ क्लियरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, मतलब आपको क्या क्लियरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी होगी क्रिएटिव राइटिंग में। आपको अगर ट्रांसपेरेंसी क्लियरिटी चाहिए तो उसके लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट्स है, ये आपके पॉइंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट है आपका डिसाइडेड व्हाट यू वांट टू मेक क्लियर। आपको डिसाइड होना चाहिए, आप तय करेंगे कि आपको कौन सा विषय चाहिए। विषय मतलब कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, आपको कौन सा टॉपिक चाहिए आपको अपनी राइटिंग के लिए। आप पहले वो डिसाइड करेंगे, पहले आपको उसमें क्लियर होना होगा। अगर आपको अपनी राइटिंग में क्लियरिटी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, तो आपको फर्स्टली ये देखना होगा कि आपको सब्जेक्ट कौन सा लेना है, आप उसमें क्लियर होना ज़रूरी है आपका। एंड सेकंड है हमारी क्लियरिटी डिपेंड अपॉन प्रॉपर एजुकेशन। आपने जो सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है, आपने जो विषय सिलेक्ट किया है, आपको उस बारे में एजुकेशन है या नहीं है, ये भी डिपेंड करता है। अगर आपको उस बारे में, आपने जो सिलेक्ट किया है उसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी, तो आप आगे पीछे की बात करते रहेंगे, प्रॉपर खुल के बता नहीं पाएंगे। जो आपकी राइटिंग देख रहा है या पढ़ रहा है उसको भी समझ में नहीं आएगा, और आप भी क्लियरिटी से नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आपको उस बारे में नॉलेज ही नहीं होगी, तो आप कैसे बताएंगे। इसलिए आप जिस टॉपिक आपने जो भी टॉपिक चूज किया है, आपको उस बारे में पूरी नॉलेज होना इम्पोर्टेंट है। थर्डली है हमारा क्लियरिटी रिक्वायर अ करेक्ट डेफिनेशन ऑफ योर सब्जेक्ट। आपकी डेफिनेशन एक सटीक होनी चाहिए, ठोस होनी चाहिए आपकी डेफिनेशन। ओके, आपकी जो डेफिनेशन है वो इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि आपकी जो भी लिखते हैं वो समझ में आए कि हाँ इसके अंदर क्या लिखा होगा या क्या नहीं लिखा होगा। आपकी जो राइटिंग है, आपकी क्रिएटिविटी की राइटिंग है, जो भी आपने लिखा है उसका मेन क्या पड़ता है इम्पैक्ट, डेफिनेशन। अगर आपकी डेफिनेशन क्लियर नहीं होगी, डेफिनेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, तो बाद का कोई मायने ही नहीं रखता है। अगर फर्स्टली आप क्या पढ़ते हो, अगर आप कोई भी चीज़ बुक्स वगैरह पढ़ रहे हो किसी चीज़ के बारे में, तो उसमें आप फर्स्टली क्या देखते हो, फर्स्टली यही देखते हो कि उसकी डेफिनेशन क्या है। आपको डेफिनेशन पढ़ते हो उसके बारे में, तभी उसके पॉइंट्स जानते हो ना। पहले डेफिनेशन पढ़ते हो, समझ में आनी चाहिए वो, तो आपकी ठोस डेफिनेशन होनी चाहिए। एंड फोर्थ है हमारा नोइंग योर रीडर। आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आपके रीडर को क्या चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके रीडर को क्या चाहिए। अब आप सबके अकॉर्डिंग तो लिख नहीं सकते कि किसी रीडर को कुछ चाहिए, किसी रीडर को कुछ चाहिए। तो रीडर चूज करते हैं कि हम किसकी राइटिंग पढ़ें। रीडर चूज करते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। बट आपको भी थोड़े इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा रीडर क्या पढ़ना चाहता है, उसी के बेस पे आप उस बारे में लिखते हो। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके रीडर को क्या चाहिए। रिगेडिटी में इफेक्ट क्लियरिटी, क्लियरिटी हाँ आपका इफेक्ट डालती है आपकी कठोरता, आपकी क्लियरिटी पे। अगर आप कठोर कठोर भाषा का प्रयोग करोगे, ज़्यादा ही हार्ड डाल दोगे अपनी राइटिंग में, तो वो बेस्ट तो बन जाएगी, मतलब ज़्यादा नॉलेज वाली एंड सब सब हो जाएगा। बट एक समझने वाली चीज़ होती है कि रीडर को वो समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। इतनी हार्डनेस हो जाएगी उसमें कि वो इंटरेस्टिंग नहीं रहेगी। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हार्ड नहीं, सॉफ्ट का यूज़ करना चाहिए हमें, कि हमारी जो राइटिंग है वो सॉफ्ट हो एंड
क्लियरिटी एंड लैंग्वेज आपकी, हमने ऊपर ही पढ़ा था कि ठोस नहीं होना चाहिए, यही बताया गया है इस वाले पॉइंट में कि आपकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। अगर आप बहुत अगर आपको बहुत सारी नॉलेज है, आप अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज अगर यूज़ कर देते हो किसी राइटिंग में, क्या वो जो लोग पढ़ रहे हैं जिनके लिए आपने वो राइटिंग लिखी है, अगर क्या वो उनको भी समझ आ रही है? ये तो पक्की बात नहीं है ना कि उनको भी समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। तो आपको ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए जो कॉमनली लोग पढ़ सकें, जिनके लिए आप लिख रहे हो वो कॉमनली पढ़ सके, आराम से इजीली पढ़ सके, वो इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपने कितनी हार्ड लैंग्वेज या कितनी इंटेलिजेंसी का यूज़ किया है। और इस चैप्टर में डायरेक्टनेस, ये भी ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। ऑथेंटिसिटी का भी ज़्यादा कुछ नहीं है, वही है कि ये ट्रूथ, सच्चाई। नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सेकंड यूनिट तो हमारी कंप्लीट होती है। या नेक्स्ट है हमारा चैप्टर है हमारा नेक्स्ट यूनिट 3, स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल। हमारी राइटिंग का कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, कि मटेरियल में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, हम उस पर देखेंगे। ये इनके हमें ये पॉइंट्स हैं इसके। या थर्ड है 3.2 है क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ थीम। मतलब आपको पहले सिलेक्ट करना होगा, चयन करना होगा अपनी थीम का, कि आप किस चीज़ पे थीम बना रहे हो और कैसी थीम होनी चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है। आपकी स्टोरी हो, पोयम हो, कुछ भी हो, उस पे आपकी थीम इम्पोर्टेंट होती है कि आप किस थीम पे बना रहे हो। जैसे ये है थीम फॉर शॉर्ट स्टोरी। अगर आप शॉर्ट स्टोरी लिख रहे हो तो उसकी थीम भी होती है, हर चीज़ों की थीम होती है। थीम इंटरेस्टिंग नहीं होगी तो आपकी स्टोरी भी इंटरेस्टिंग नहीं होगी। डिपेंड ऑन थीम। कुछ थीम्स होती हैं कि पहले प्रॉब्लम्स आएंगी, देन उसके बाद सॉल्यूशन आएगा, या बीच में कुछ गड़बड़ आ जाएगी, पहले सब सही चल रहा है, या किस चीज़ के ऊपर आप थीम बनाना चाहते हो। ये ऐसे ही एक एग्जाम्पल दिया गया है, आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, सारे एग्जाम्पल याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये जो इनमें स्टोरी वगैरह दी गई हैं चैप्टर्स में, वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसमें से क्वेश्चन नहीं आते हैं आपके। आपको सिर्फ इन्हीं के बारे में पूछा जाता है। ये जो क्वेश्चंस हैं कि शॉर्ट स्टोरी की बता दो, थीम्स कैसी होनी चाहिए, इस बेस पे क्वेश्चन आएंगे। या स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल, ऐसे ही पूरा टॉपिक आ जाएगा कि इसके बारे में पॉइंट्स लिखो, मतलब पॉइंट्स नहीं, इनके बारे में लिखो, तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा अगर आप एक दो एग्जाम्पल लिख लेते हो। जैसे ये है बंदर वाला, बंदर वाला है ये एक एग्जाम्पल, और एक ये है कौन सा है, स्पॉटिंग का फ्लावर वाइट बियर्ड, सफेद दाढ़ी का खेल। ऐसे ही है थीम ऑफ पोएट्री। आपकी पोयम की कैसी थीम होनी चाहिए। सेम सेम तो नहीं होती हैं, आपकी स्टोरी की थीम अलग होती है, पोएट्री की थीम अलग होती है, क्योंकि स्टोरी को आपको एक इंटरेस्टिंग टाइप बताया जाता है, बट वहीं उल्टी तरफ आपकी जो पोयम होती है उसमें आपको सोचना पड़ता है ना कि आपकी क्या सोच है, कितना मतलब इमेजिनेशन, पूरा कल्पना की जाती है। ऐसे ही होता है ना पोयम में। तो वही है कि आपकी को सिलेक्ट करनी होती है कि पोएम की थीम या स्टोरी की थीम, जैसे इसमें एग्जांपल दिया गया है ये वाली, इस वाली का, पोयम का। थर्ड है हमारा द इम्पोर्टेंस ऑफ ओपनिंग। हमारे क्या इम्पोर्टेंस है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि आप इम्पोर्टेंस बताओ ओपनिंग के, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको क्या लिखना है, पहले थोड़ा इम्पोर्टेंस के बारे में लिख दोगे कि क्या है इम्पोर्टेंस,
ओपनिंग के, ओपनिंग अच्छी होनी चाहिए। ओपनिंग अच्छी होगी, फर्स्टली क्या थिंग्स होती है, फर्स्टली क्वेश्चन क्या उठता है कि आपकी ओपनिंग कैसी है। अगर आपको ओपनिंग अच्छी लगेगी, आप कोई मूवी देखते हो एन एग्जाम्पल, या आप स्टोरी पढ़ते हो, तो आप पहले ओपनिंग देखते हो, ओपनिंग अच्छी है, चलो इस बुक को पढ़ते हैं। बट अगर ओपनिंग अच्छी नहीं होगी, यार सो बोरिंग, कितनी बोरिंग है यार, ये नहीं पढ़नी, ऐसा कुछ होता है ना। सो ओपनिंग होनी चाहिए फर्स्ट, इम्पोर्टेंट अच्छी होनी चाहिए। तो पहले आप ओपनिंग के बारे में थोड़ा सा लिख दोगे, देन इसके पॉइंट्स लिखना स्टार्ट कर दो। फॉल स्टार्टेड, स्टार्ट्स मतलब फॉल स्टार्ट। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक बिल्कुल सही लिखे या स्टार्टिंग बिल्कुल ही प्रॉपर हो किसी चीज़ की। अगर कोई राइटर लिखता है या कोई भी लिखता है, तो कंफर्म तो नहीं है ना कि उसने जो भी अपनी प्लानिंग बनाई होगी उसी के अकॉर्डिंग उसका काम चल रहा है। थोड़ी गड़बड़ें आती हैं थोड़ी स्टार्टिंग पे, पर ये नहीं कि वो ऐसे ही चलती रहेंगी। आप उसको बीच में चेंजमेंट ला सकते हो, उसको ठीक कर सकते हो, बट थोड़ी बहुत स्टार्टिंग में आपकी गलतियां होती हैं, ये बताया गया है इस पॉइंट में। सेकंड है हमारा, सेकंड है हमारा हाँ हाँ डिफरेंट जेनर्स एंड कन्वेंशंस। इसमें आपको बताया गया है आपकी डिफरेंट शैली होनी चाहिए, ठीक है, परंपराएं, आपको डिफरेंट डिफरेंट शैलियों का प्रयोग करना चाहिए। यही नहीं कि आप एक ही चीज करिए, एक ही चीज वही दूसरों, जो दूसरों ने किया है वही सेम सेम कर रहे हो आप। ओके। थर्ड है हमारा प्लान नरेटिव एंड ओपनिंग्स। मतलब जो आपको स्टोरी बताता है उनकी भी प्लानिंग होनी चाहिए, ओके। एंड जो लिख रहा है उसकी भी प्लानिंग होनी चाहिए, उनको प्लान करना चाहिए, पहले प्री प्लान होना चाहिए हर चीज़ के बारे में कि कैसी ओपनिंग होगी हमारी। हमें लिखने वाले को तो ये देखना है कि पहले कैसे इंटरेस्टिंग बनाऊं अपनी स्टोरी को, क्या क्या लिखूं जिससे वो इंटरेस्टिंग होगी। एंड नरेटिव्स को क्या देखना है कि मैं कैसे बताऊं पहले स्टार्टिंग में जो अच्छी लगे और इंटरेस्टिंग लगे, तो ये प्री प्लान होना चाहिए। फोर्थ है द ओपनिंग इन द नॉवल, नॉवल की ओपनिंग। और सबकी हमने ओपनिंग देख ली, इसी का ही पॉइंट है ये, द ओपनिंग इन द नॉवल। मतलब आपकी वही बताया गया है जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, ऑलरेडी हिंटेड, हम आपको हिंट दे चुके हैं, यही कि पहले भी बता चुके हैं कि इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, ठीक है, सरप्राइजिंग भी होनी चाहिए, ठीक है, और क्या होनी चाहिए, सरप्राइजिंग चौंकाने वाली होनी चाहिए कि जैसे जो रीडर है वो खड़ा हो जाए, मतलब शॉक, वाओ इतनी इंटरेस्टिंग, मतलब ऐसा हो गया, मैं तो ऐसा सोच रहा था पर इस नॉवल में तो ऐसा हो गया, मतलब इंटरेस्टिंग बनानी चाहिए। ओपनिंग ही इतनी मतलब बेस्ट होनी चाहिए। ये एग्जाम्पल है इसका, पढ़ लेना एग्जाम्पल, ये स्टोरी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। फिफ्थ है हमारा जर्नल हिंट्स एंड सजेशन। आपको इस वाले पॉइंट्स में आपको सजेशन दिए गए हैं, हिंट्स दी गई है कि आपको ओपनिंग में क्या क्या ध्यान रखना होगा, क्या क्या नहीं। आपको ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना, ठीक है, ज़्यादा आगे पीछे की बातें स्टार्ट नहीं करनी है, ओके। कुछ क्वेश्चंस होने चाहिए, आपको ये पहले डिसाइड करना चाहिए क्या करेक्टर है, ठीक है, एटमॉस्फेयर कैसा है। अवॉइड शो ऑफ, शो ऑफ से बचना चाहिए, ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना चाहिए, करना है आपको राइटिंग में, ठीक है। हो सके थोड़ा सच ही लिखने की कोशिश करो, जो सच्चाई लगे आपकी राइटिंग में, ठीक है। और एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस को खुल के लिखो, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस, जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो खोल के लिखो, बिल्कुल कि मतलब फ्रीली होके कि और अच्छी आपकी राइटिंग बने। फोर्थ है हमारा बिल्डिंग ऑफ क्लाइमैक्स। हाँ, आपको पता है क्लाइमैक्स क्या होता है, पता है आपको? इसके बारे में पूछ लेंगे कि क्लाइमैक्स के बारे में बता दो क्वेश्चन में,
तो क्या लिखोगे, यही पहले क्लाइमेक्स की थोड़ा सा लिख देना उनके बारे में, देन उसके पॉइंट्स लिख देना। क्लाइमेक्स क्या होता है, कहानी की वह बिंदु होता है जो संकट को जन्म देता है, ठीक है। जन्म देने के बाद उसमें जो सॉल्यूशन के पास लेके जाता है तो क्या होता है हमारा, क्लाइमेक्स होता है। सॉल्यूशन मिल जाता है हमें, मिल जाता है, वही क्लाइमेक्स है। जैसे इसमें बताया क्या है, क्लाइमेक्स एंड रिसोल्यूशन, ठीक है। एन एग्जाम्पल इसमें ये स्टोरी दी गई है। ज़्यादा अगर आपके पास टाइम है, वैसे तो एग्जाम आने वाले हैं, अगर आपके पास टाइम है तो आप ऐसे पढ़ सकते हो, थोड़ा बहुत लिखना चाहो, बट ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप स्टोरी, बस आपके लिए जानना ज़रूरी है कि ये क्या होता है, ठीक है। और ये बताया गया है स्टोरी में, द स्टोरी मूव्ड टूवर्ड इस क्लाइमेक्स, ये क्लाइमेक्स की तरफ जा रही है ये स्टोरी, स्टोरी के बारे में बताया गया है। देन रिसोल्यूशन ऑफ द क्राइसिस, इसको मतलब सॉल्यूशन हो गया इस क्राइसिस का। फिफ्थ है हमारा एप्रोप्रिएट एंडिंग। सभी वेट करते हैं, किसका करते हैं वेट, एंडिंग का वेट करते हैं कि क्या इसकी एंडिंग होगी। आप देखते ही इसलिए कि क्या एंडिंग होगी इसकी, क्या इंटरेस्टिंग होगा, बीच में इतना मज़ेदार है। ओके, सो आप एंडिंग के बारे में थोड़ा लिखेंगे कि क्या एंडिंग है होती है, कितनी इम्पोर्टेंट होती है। ओके, नेक्स्ट इसके पॉइंट्स लिखे गए हैं। एक तो सरप्राइज एंडिंग होती है जिसमें आप कुछ और सोच रहे होते हो, बट एंडिंग कुछ और ही होती है। मतलब इतने इंटरेस्टिंग टाइप में कि सरप्राइजिंग एंडिंग होती है कि ये सोच रहे होते हैं कि हाँ ये होगा, बट आपको ही सरप्राइज मिल जाता है, उसे क्या कहते हैं हम, सरप्राइजिंग एंडिंग कहते हैं। ऐसी सेकंड है हमारा एंडिंग इन फॉर्मूला स्टोरीज। यही बताया गया है कि क्या क्या फॉर्मूलाज होते हैं, कुछ स्टोरीज के होते हैं ना, जैसे ये बताया गया है, ये दिखा रखी है ना, द गर्ल्स मैरिज ड्रीम लवर, गर्ल्स की लड़की की मैरिज हो जाती है उसके सपनों के लवर से। देन एडवेंचर फाइंड ट्रेजर, एडवेंचर को, हाँ ये खजाना मिल जाता है उसको। तो ऐसे ही है जो ये स्टोरीज होती हैं कि नहीं था वो पकड़ा गया, कौन था, ठीक है, एंड लड़की की शादी हो गई जिससे वो प्यार करती थी, या कोई खजाना ढूंढ रहा है उसको खजाना मिल गया। ये जो बेसिकली होती हैं फॉर्मूलाज, क्या होते हैं, पहले ये प्रॉब्लम्स आती है, देन उसके बीच में वो चल रहा होता है उन प्रॉब्लम के बीच में, एंड लास्ट में उसको जिस चीज़ की वो प्रॉब्लम थी या जो चीज़ वो चाह रहा था वो उसको मिल गई। इट्स फॉर्मूला ऑफ एंडिंग। ये यूनिट पे हमारी खत्म होती है। फोर्थ है हमारा, फोर्थ फोर्थ यूनिट है हमारी इंश्योरिंग रीड, हाँ रीडबिलिटी। इसमें क्या है, इसमें टू ही है। रीडबिलिटी और राइटर अल्टीमेट गोल्स, मतलब रीडर के लिए एक लेखक का परम लक्ष्य क्या होता है। ओके, रीडर के लिए एक राइटर के क्या क्या लक्ष्य होंगे, क्या क्या गोल्स होंगे रीडर के लिए, वो बताया गया है इसमें। चॉइस ऑफ अ सिचुएशन, मतलब पहले स्थिति का चुनाव करो। रीडर के लिए क्या इम्पोर्टेंट है वो तो देखेगा ना, क्या क्या स्थिति है आपकी राइटिंग में, मतलब क्या क्या आपने सिचुएशन चुनी है कि पहले ये हुआ या ये हुआ, या आपकी एडवेंचर की स्टोरी है, या मर्डर की स्टोरी है, सरप्राइजिंग है, कॉमेडी है, क्या पहले आपको चूज करना होगा आपकी सिचुएशन की, आप किस सिचुएशन के ऊपर लिखोगे। सेकंड है हमारा डायरेक्ट एक्सपीरियंस, मतलब प्रत्येक अनुभव के रूप में आपने जो भी, आपका जो भी अनुभव है उसको डायरेक्ट बताओ उसमें।
ओके, एक अच्छा अनुभव दिखाना है उसमें। थर्ड है हमारा मेक यूर बिगनिंग इंटरेस्टिंग। जैसे हमने ओपनिंग का पढ़ा था वही बात इसमें बताई गई है कि आपकी जो बिगनिंग है वो आप इंटरेस्टिंग बनाओ। जहां तक हो सके आपकी बिगनिंग इंटरेस्टिंग होगी तो रीडर पढ़ना चाहेगा और भी, क्यूरियोसिटी होगी उसकी। ओके, तो जहां तक हो सके आपकी राइटिंग को इंटरेस्टिंग बनाना है, अपनी बिगनिंग को, स्टार्टिंग को इंटरेस्टिंग बनाना है। एंड फोर्थ है, इसी का ही पॉइंट है ये, इसी के पॉइंट्स चल रहे हैं ये। फोर्थ है हमारा मेक योर बिगनिंग, क्या इसका, ये तो नहीं। हम्म, फोर्थ है हमारा एम्बिग्युइटी एंड सस्पेंस। मतलब आपके में सस्पेंस होना चाहिए, अस्पष्टता। मतलब पहले ही आप ऐसे ही नहीं बता दोगे अपनी स्टोरी में, पहले ही अपने पूरी स्टोरी का आप खुलासा कर दोगे स्टार्टिंग में ही। आपको उसको रहस्य टाइप करना है, मतलब सस्पेंस होना चाहिए उसमें, तभी तो बिगनिंग आपकी स्टार्टिंग अच्छी बनेगी ना स्टोरी की। उसमें सस्पेंस लाओ, ठीक है। उसमें एकदम से आप हर चीज ये मत बता दो कि ऐसा हो सकता है, मतलब ये हिंट मत दो उसको। अस्पष्ट टाइप रखो कि रीडर को ये पहले पता ना चले कि क्या क्या होगा आगे स्टोरी में। उसको सस्पेंस बना रहना चाहिए, तभी वो इंटरेस्टिंग लगेगी उसे। ये पॉइंट है। सिक्स्थ है लैंग्वेज एंड रीडेबिलिटी। मतलब आपकी लैंग्वेज कैसी होगी। मैंने एक पॉइंट छोड़ दिया, ये रहा। हम्म, हाँ, मीनिटी एंड रीडेबिलिटी मतलब हम्म आपको रीडर को अपनी स्टोरी से जोड़ के रखना है। ये नहीं कि आपका मतलब रीडर ने थोड़ी सी पढ़ी, देन उसे इंटरेस्टिंग नहीं लगी तो उसने छोड़ दी, यही होता है ना। बट आपको उससे जोड़ के रखना है, कैसे भी न कैसे इंटरेस्टिंग बना के उसमें डायलॉग्स डालो, मूड, लैंग्वेज, आपकी किसी भी चीज से उसको, रीडर को आपकी राइटिंग से जोड़े रखो। है सिक्स्थ में लैंग्वेज। आपकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जो आपको समझ आए, मतलब आपको तो समझ आएगी, आप लिख रहे हो, आपके रीडर को समझ में आनी चाहिए, इतनी सही होनी चाहिए। ओके, हमारा थर्ड है, मतलब 4.3 है हमारी डायलॉग्स। क्वेश्चन आ सकता है कि डायलॉग्स के बारे में बताओ क्या है। तो डायलॉग्स तो सभी को पता है, डायलॉग्स क्या है। दो लोगों के बीच में, दो या अधिक करेक्टर्स जितने भी हैं उनके बीच में बातों का, संवादों का आदान प्रदान क्या होता है, हमारे डायलॉग्स होते हैं। वो कुछ बोलता है, वो कुछ बोलता है। अगर वो इंटरेस्टिंग, डायलॉग्स इंटरेस्टिंग होंगे तो आपकी स्टोरी इंटरेस्टिंग होगी। वो मस्त मस्त डायलॉग मारेंगे, वो और अच्छे अच्छे डायलॉग मारेंगे, आपको और इंटरेस्ट आएगा आपकी स्टोरी में। तो डायलॉग्स भी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो पहले आप डायलॉग्स के बारे में थोड़ा सा लिखोगे। सबको पता है, आप मूवीज देखते हो, शोज देखते हो, ड्रामाज देखते हो, उसमें क्या होता है, डायलॉग्स होते हैं। स्टोरी में भी डायलॉग्स होते हैं कि ये इसने ये बोला, अब इसकी बारी, अब ये बोल रहे हैं। पढ़ी होंगी ना स्टोरीज, उसमें होता है। जिसमें बताया गया है डायलॉग्स इन पोएट्री, पोएट्री में कैसे डायलॉग्स होने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल है ये गोल्डन गेट की, ये स्टोरी बताई गई है, जॉन जॉन वगैरह वगैरह, ठीक है। एंड डायलॉग्स इन ड्रामा, ये ड्रामा के बताए गए हैं, जो ड्रामाज होते हैं,
ठीक है, लुक बैक इन एंगर, जैसे ये जिमी, ठीक है, हाउ टू, ये इम्पोर्टेंट नहीं है बट इसमें हाँ ये बताया गया है एंडिंग में, इसमें थोड़ा सा ये देख लेना। ये आपको जो फर्स्ट वाला था ना आपका एंडिंग का, थर्ड वाली यूनिट का, उसमें आप ऐड कर सकते हो उसके क्वेश्चन। अगर उसका क्वेश्चन आता है एंडिंग का, अगर आपको एंडिंग का क्वेश्चन आता है तो आप एंडिंग में यूज कर सकते हो ये, कि एंडिंग ये भी होती है, ये क्लोज एंडिंग होती है, एक होती है ओपन एंडिंग। ठीक है, क्लोज एंडिंग कौन सी होती है? क्लोज एंडिंग वो होती है जिसमें आपके सारे सॉल्यूशन क्लियर हो जाते हैं, मतलब सारे कंफ्यूजन एंड प्रॉब्लम और जो भी आपके क्वेश्चन उठ रहे होते हैं ना स्टोरी में, जब चलते हो, जब पढ़ रहे होते हो या देख रहे होते हो, तो आपके मन में जो भी क्वेश्चन होते हैं या आपको कंफ्यूजन होते हैं वो सारे क्लियर हो जाते हैं, मतलब जो भी सस्पेंस वगैरह सब कुछ क्लोज कर देते हैं, मतलब सबका आंसर दे देते हैं। वो क्या होती है? हमारी क्लोज एंडिंग होती है। एंड यही वही है। ओपन एंडिंग कौन सी होती है? ओपन एंडिंग वही होती है जिसमें आप पे छोड़ दिया जाता है, जो रीडर होता है उस पे छोड़ दिया जाता है कि वो क्या सोचता है, उसकी थिंकिंग पे भी ये नहीं कि उसमें बताया नहीं जाता है, उसमें भी आंसर दिए जाते हैं, बट उसमें आपके जो आप पढ़ रहे होते हो, देख रहे होते हो, रीडर होता है, उस पे छोड़ दिया जाता है कि आप उस बारे में क्या सोच रहे हो, क्या आपकी थिंकिंग है, आपको सोचने में मजबूर किया जाता है। बेसिकली ये है ओपन एंडिंग में। और क्लोज एंडिंग में आपके हर चीज A to Z क्वेश्चनों का आंसर दिया जाता है। ओके, तो हमारा फोर्थ चैप्टर यूनिट भी कंप्लीट हुआ, मतलब हमारी वन ब्लॉक कंप्लीट हो गया है, वन ब्लॉक हमारा। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लॉक 2 कंप्लीट कर लेंगे एंड फिर हमारे बचेंगे 3 एंड टोटल 4 ब्लॉक्स हैं इसमें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लॉक 2 कंप्लीट करेंगे। अगर आपको और कोई सब्जेक्ट की, अगर आप चाहती हो कि वीडियो आपको बनवानी है कोई अदर सब्जेक्ट की, ये तो कंप्लीट होगी ये पूरी बुक, बट अगर आप कोई और अदर सब्जेक्ट की चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो, बता सकते हो। और आपको और टेलीग्राम का भी लिंक नीचे दिया गया है, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। और कोई भी इग्नू से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन है, इंक्वायरी है, कोई भी प्रॉब्लम्स है एग्जाम से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, एंड आपको ये जो पिछले ये जुलाई में जो एग्जाम हुए थे, आपको उसका भी जो क्वेश्चन थे उनको भी क्लियर कर दिया जाएगा। और हाँ, आपके जो क्वेश्चंस होते हैं, आपको पता ही होगा, मेथड तो पता होगा कि आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं, बट चलो फिर हाँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको वो क्वेश्चन पेपर भी समझा दिया जाएगा ऑल क्वेश्चंस के साथ, जो पिछले साल का क्वेश्चन पेपर था। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो और शेयर करो। थैंक यू।